हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भजन एंड वेलकम टू माय चैनल बायोजी। आज हम बात करने वाले हैं इसी कड़ी में आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वेरी स्कोरिंग टॉपिक, दैट इज द जेनेटिक्स। और उसी जेनेटिक्स के चलते वी आर स्टार्टिंग विद द बेस ऑफ द जेनेटिक्स, दैट इज द डीएनए। ओके, तो हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स की। ये टॉपिक आपका +1 में भी आ जाता है और ये टॉपिक मेनली आपका +2 में भी आ जाता है, बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड जब हम बात करते हैं तो इट हैज गिवन इन द बायोमोलिक्यूल्स ऑल्सो, और उसके बाद उसका पूरा डिटेल तो जेनेटिक्स में है ही है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडे। ओके जी, और बात हम वापस अपनी उसी तरह से करेंगे कि अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो मेरे को सपोर्ट कीजिए और बाकियों को भी सपोर्ट कीजिए बाय शेयरिंग एंड लाइकिंग दिस थिंग। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूक्लिक एसिड्स। तो जब हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं, द न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली एक पॉलीमर है। द न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के हैं, डीएनए और आरएनए, एंड दे आर पॉलीमर्स। नाउ व्हाट आर पॉलीमर्स? पॉलीमर्स वो होते हैं जो कि मोनोमेरिक यूनिट से बने होते हैं। ओके, तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दैट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। फॉर दैट थिंग आप मेरा बायोमोलिक्यूल्स का एक शुरू का लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के बारे में बताया गया था कि जो आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सारे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में सेपरेट होते हैं, और आपके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं दे गॉट सेपरेटेड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ओके, तो जो डीएनए है या आरएनए है, they are made up of monomeric units and these units are called as nucleotides. So let me just see from the NCERT. कहता है another type of macromolecule that would find in acid soluble fraction of any living tissue is the nucleic acids. These are polynucleotides. Poly means many, न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हों। ओके, टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड, दीज कंप्राइजेस द टू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। तो along with the proteins and the polysaccharides, they also form the macromolecular part. A nucleotide, ये उसका मोनोमर है। Okay, the building block of the nucleic acid is the nucleotide. A nucleotide has three chemically distinct components. One is heterocyclic compound, second is monosaccharide, and third is phosphoric acid or phosphate. Heterocyclic compounds in nucleic acids are nitrogenous bases, namely adenine, guanine, uracil, cytosine, thymine. Adenine and guanine are substituted purines, and rest are substituted pyrimidines. The skeletal heterocyclic ring is called as purine and pyrimidine respectively. The sugar found in the polynucleotide is either ribose, that is a monosaccharide pentose, or 2-deoxyribose. A nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribonucleic acid DNA, while which contain ribose is called as ribonucleic acid or RNA. ओके जी, सो आ जाइए यहाँ पे। सो न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं। द न्यूक्लिक एसिड्स, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, they are the polymers of the nucleotides. So जो इनके monomers हैं, they are the nucleotides. So nucleotides are the monomeric units. Okay, each nucleotide composed of three components, that is कौन कौन से 3 components हमने अभी डिस्कस किए हैं। One is called as heterocyclic nitrogenous base. Heterocyclic nitrogenous base. Second is pentose sugar, यानी कि monosaccharide. और third is phosphoric acid, or we can call it as phosphate group. Fine.
फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है। दिस इज योर फॉस्फेट ग्रुप। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, दिस इज योर पेंटोज शुगर, H OH H OH H OH. This is CH2OH और ये H। नाउ अगर हम ये देखें, सो ये 5 कार्बन शुगर है विथ कार्बन एट कौन कौन सी पोजिशन, कार्बन 1 2 3 4 एंड ये 5 कार्बन है। सो दिस शुगर is what you call as the ribose sugar। ये आपकी जो शुगर है, this is the ribose sugar। This sugar you find in case of RNA। and ये आपकी जो दूसरी शुगर है, this is HOH 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 CH2OH, ये राइबोस का स्ट्रक्चर है। और अगर मैंने यहां से ये ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो ये बन जाती है आपकी 2 डिऑक्सी राइबोस। ये है जी आपका 2 डिऑक्सी राइबोस, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो यहां पे नहीं है। एंड दिस इज द शुगर विच इज फाउंड इन डीएनए। अब हमारे पास बारी आती है तीसरे कंपोनेंट की। द थर्ड कंपोनेंट इज द हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस हैं। वन इज कॉल्ड एज द प्यूरीन बेसिस एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द pyrimidine बेसिस। तो टू टाइप्स ऑफ heterocyclic ring bases, two type of ring structures or heterocyclic rings। कौन कौन से हैं? वन इज कॉल्ड एज द प्यूरीन्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द pyrimidines। So two type of ring structures are called there, that is purines and pyrimidines। Okay, तो अब हम इसका एक बार डिटेल करते हैं। जो हमारे प्यूरीन्स हैं, ये हमारे डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो pyrimidines हैं ये हमारे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं। ओके, तो बिफोर आई गो फॉर द डिटेल ऑफ दीज रिंग्स, let me just tell you this three components they form the nucleotides। and अगर इन दो components को हम मिला लें, यानी कि I am only talking about the base and the sugar, then it is called as the nucleoside। okay, तो इनको हम क्या कहते हैं? we call them as a nucleoside। तो let's coming into the detail। तो जो हमारे प्यूरीन्स हैं, ये मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ली है ऑलरेडी नेट से, आपके लिए रेडीमेड डायग्राम लिया है, सो एज टू बेटर डिस्क्राइब यू अबाउट दी स्ट्रक्चर्स, दैट इज द प्यूरीन्स एंड pyrimidines। यू कैन सी द प्यूरीन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर्स एंड pyrimidines आर द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, अगर हम आगे देखते हैं ये प्यूरीन्स और pyrimidines को इस तरह से आई डिफाइन। ये देखिए, जो प्यूरीन्स हैं उनके अंदर इस तरह से एक 6 कार्बन रिंग है और फिर एक 5 कार्बन रिंग है। जो pyrimidines हैं ये आपके पास 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये सिंगल रिंग हो गया, ये आपके डबल रिंग हो गए। ओके, यहां पे अगर आप ये देखिए, इसमें से नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, और ये वाला जो कार्बन होता है इट हैज अ डबल बॉन्ड। जो हम पोजिशनिंग करते हैं इसके अंदर, सो यहाँ पे वी विल टेक इट एज 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब इधर देखिए, यहाँ पे
वी हैव स्ट्रक्चर्स। हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ डबल रिंग आ गया आपका। सो दिस इज नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन एंड नाइट्रोजन। यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, लेट यू कैन सी ओवर हेयर ऑल्सो विद द रेफरेंस डायग्राम, आप ये देख सकते हो कि किस तरह से पोजिशनिंग चल रही है। ओके तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस क्या है, ये आपका सिंगल रिंग हो गया, ये आपका डबल रिंग हो गया। दूसरा आपका ये तो आपके पास एक हुआ ही। अगर आप अगला देखें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 1 3 7 और 9 पोजीशन पे है। सो नाइट्रोजन का जो पोजीशन है वो 1 3 7 9 है। और अगर हम इधर नाइट्रोजन का पोजीशन देखेंगे, सो दिस पोजीशनिंग इज एट 1 एंड 3। तो यहां पे आप नाइट्रोजन का पोजीशन इधर देखेंगे। नाउ इफ यू सी कि इनके अंदर जो आपके पास बॉन्डिंग आ रही है, यानी कि जब ये शुगर के साथ अटैच होते हैं तो किस तरीके से होते हैं। डबल रिंग हो गया, जैसे सिंगल रिंग, नाइट्रोजन 1 3 7 9 पोजीशन और ये 1 3। इसमें हम जो एग्जांपल्स लेते हैं वो एग्जांपल्स क्या लेते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स। और इधर हम ले रहे हैं साइटोसिन, थाइमिन and uracil are substituted pyrimidines. So यानी कि बेसिक रिंग के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस हुआ है, दैट इज बेसिकली लीडिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, यानी जो आपके बेसिस बन रहे हैं, एडेनिन, गुआनिन, देन साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दीज बेसिस हमारे पास किसी भी न्यूक्लिक एसिड में 4 ही बेसिस होंगे। अगर हम डीएनए के बेसिस की बात करते हैं, डीएनए बेसिस की बात करेंगे तो डीएनए में एडेनिन होता है, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा और थाइमिन होगा। जब हम आरएनए बेसिस की बात करते हैं तो आरएनए बेसिस के अंदर प्यूरिन तो सेम रहते हैं, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा एंड एक और बेस है दैट इज यूरासिल, ये होता है। तो दीज आर द 4 बेसिस जो हम लेके चल रहे हैं। ओके अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि डिफरेंस इन डीएनए और आरएनए, 2 डिफरेंस तो हमें यहीं से दिख गए। एक तो डिफरेंस है शुगर का, सेकेंड डिफरेंस है नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भी प्यूरिन्स में डिफरेंस है कि पिरिमिडीन्स में डिफरेंस है। इट इज वन ऑफ द पिरिमिडीन, डीएनए हैज थाइमिन और इधर यू हैव यूरासिल। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, शुगर का डिफरेंस हो गया और एक बेस का डिफरेंस हो गया। मोर स्पेसिफिकली कौन से बेस का डिफरेंस हो गया, पिरिमिडीन बेस का डिफरेंस हो गया। बाकी तो फिर और भी चीजें हैं। लेट्स अभी 2 बेसिस का जो हमने 2 डिफरेंसेस मेन करे हैं वो यहाँ पे है। सो लेट्स हैव अ लुक फ्रॉम दिस डायग्राम। जो हम ये डायग्राम देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पिरिमिडीन। ये स्ट्रक्चर है यूरासिल का, आप ये देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो 2 प्राइम और 4 प्राइम जो कार्बन है आपका, उसके ऊपर 2 ऑक्सीजन लगी हैं। इधर आपके पास अगर लर्न कैसे करना है तो आप बेसिकली यूरासिल का स्ट्रक्चर लर्न कर लीजिए। जो बायोलॉजी के एनसीईआरटी है उसके अंदर तो आपका यूरासिल का स्ट्रक्चर है और एक एडेनिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सारे रिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमें लर्न कैसे करना है, आप बेसिकली यूरासिल का स्ट्रक्चर लर्न कर लीजिए। यूरासिल में आपको पता नहीं चाहिए 2 और 4 पे ऑक्सीजन है, 2 4 पे ऑक्सीजन, और उसके बाद आप 5th पे मिथाइल में चले जाइए तो ये हो गया आपका 5 मिथाइल यूरासिल, यानी कि वो हो गया आपका थाइमिन। तो कैसे लर्न करना है, बेसिकली यूरासिल का स्ट्रक्चर लर्न कर लीजिए और 5 मिथाइल यूरासिल
वो आपका थायमिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, अब अगला कैसे लर्न करना है। 2 पे आपका ऑक्सीजन है और 4 पे ऑक्सीजन, फिर यूरासिल से ही मॉडिफाई कर लीजिए। बेसिकली तो ये देखा जाए यूरासिल भी आगे पिरामिडिन की मॉडिफिकेशन है, तभी हमने वर्ड सब्स्टिट्यूटेड यूज किया है। तो हम यहाँ पे कैसे लर्न कर सकते हैं कि हमने लर्न कर लिया कि 2 पे ऑक्सीजन है और हमने 4 पे, 2 पे ऑक्सीजन 4 पे ऑक्सीजन यूरासिल, 2 पे ऑक्सीजन 4 पे ऑक्सीजन और 5 पे मिथाइल, ये थायमिन का हो गया। 2 पे ऑक्सीजन है और 4 पे आपके पास अमाइन ग्रुप है यानी NH2 ग्रुप है, ये आपका हो गया, दैट इज द साइटोसिन का स्ट्रक्चर। अब आपने एडेनिन का स्ट्रक्चर लर्न कर लिया कि भी आपके पास एक 6 कार्बन रिंग है और एक 5 कार्बन रिंग है। ओके, अगर आप देखेंगे तो आपके 6 पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये देखिए 6 पे NH2 ग्रुप है। अब इसमें आपको एक बार लर्न करना पड़ेगा, 6 पे NH2 है तो ये वो है, अगर आपका 2 पे NH2 है और 6 पे आपका ऑक्सीजन है तो ये गुआनिन है। तो बस आप एडेनिन का स्ट्रक्चर याद हो गया, तो बस एडेनिन में आपने वही याद रखना 2 और 4 पोजीशन, बस 2 और 4 पोजीशन बड़ी ज्यादा कॉमन है। आप ये देखिए हर जगह 2 और 4 के बीच में ही चीजें चेंज हो रही हैं, तो एक है वो 5 वाला आ गया। तो अगर आप इसकी कुछ की पॉइंट्स अगर अपने दिमाग में रखेंगे कि यूरासिल, सेम यूरासिल का स्ट्रक्चर, 5 पे मेथाइल, ये बन गया थायमिन। ओके, 2 पे ऑक्सीजन रखा, 4 पे मैंने अमाइन ग्रुप कर दिया, ये मेरा हो गया आपका दैट इज साइटोसिन। अगर मैंने 6 कार्बन रिंग पे अपना जो है अमाइन ग्रुप रखा सेम पोजीशन पे, यानी कि आपका 6 पोजीशन और 2 पे कुछ भी नहीं रखा हुआ, ये मेरा हो गया एडेनिन का। और अगर मैंने पोजीशन रिवर्स कर दी यानी कि 4 पे ऑक्सीजन कर दिया और 2 पे मैंने NH2 कर दिया, तो ये मेरा गुआनिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर आपने स्ट्रक्चर लर्न करने एक बार बनाइए, उसके बाद अपने की पॉइंट्स लिखिए एंड देन यू कैन लर्न दिस। ओके, सो कमिंग बैक टू अगेन हेयर, तो हम बात क्या कर रहे थे कि प्यूरिन्स हैं और आपके पास पिरिमिडिन्स हैं। अब इनकी अटैचमेंट कैसे रहती है, ये देखिए जी, ये है जी 3 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो मैंने ये भी रेफरेंस डायग्राम लिया बट आई विल जस्ट ड्रॉ माई सेल्फ। ये देखिए ये कैसे है, ये आपके पास दिस इज योर शुगर। सो लेट मी जस्ट हैव स्क्वीज दिस डायग्राम। ओके जी, तो हमने थोड़ा सा इसको, ये हमारी शुगर है। ओके, नाउ दिस इज शुगर, ये कार्बन 1, ये आपका कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और यहां कार्बन 5। सो नाउ दिस CH2OH, ठीक है। अब यहां पे आपका H पूरा रिमूव हो जाएगा और यहां पे आपका फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा पूरा का पूरा, मतलब बहुत ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अगर हम लिखें। और यहां पे आपका, तो मतलब ये आपकी शुगर हो गई, ये आपका बेस हो गया, फाइन, और ये आपका इधर फॉस्फेट ग्रुप हो गया। तो आपके पास, आप देखिए जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है वो आपका 5 प्राइम पे लगा हुआ है, यानी 5th कार्बन के साथ अटैच है। अब ये शुगर, अगर ये शुगर राइबोज है तो ये RNA का न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और अगर ये शुगर डीऑक्सी राइबोज है तो ये DNA का बन जाएगा। ओके, तो मतलब हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेरे पास ये शुगर है, ये बेस है और ये मेरे पास फॉस्फेट है। तो ये शुगर, बेस और फॉस्फेट, शुगर और बेस यानी कि ये, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ओके, अब रेफरिंग डायग्राम जो हमारे पास है ये देखिए आप, दिस इज अ कंप्लीट, यानी कि आपको एक और चीज भी देखनी है कि जो आपका कार्बन 1 है वो आपके कौन से नाइट्रोजन के साथ अटैच है। अगर ये देखा जाए तो ये आपका नाइट्रोजन 7 है, ये आपका कौन सा रिंग है, ये रिंग आपका प्यूरिन रिंग है। तो मैं वापस यहां पे जा रही हूं जहां मैं डिफरेंस आपके साथ लिख रही थी। सो डबल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो एक हम पॉइंट यहाँ पे और ऐड करना चाहेंगे, यहाँ पे वो पॉइंट एडिंग विद डिफरेंट कलर। अगर आपको नाइट्रोजन पोजीशन है तो आप ये देखिए जो शुगर के साथ अटैच होगा प्यूरिन, जो प्यूरिन शुगर के साथ अटैच होता है विथ अटैचमेंट, अटैचमेंट विद शुगर,
अटैचमेंट विद शुगर। ये है जी आपकी किस पे, दिस इज N7 पे, और इसकी अटैचमेंट विद शुगर ये होती है N1 पे। तो 3 डिफरेंस फिर हो गए। एक और डिफरेंस जो मुझे यहाँ पे था, अगर आप ये डबल बॉन्ड देखिए तो ये C4 और C5 के बीच में है, यहाँ ये C5 और C6 के बीच में है, तो ये डबल रिंग है। और आपका जो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड आपका C5 C4 और C5 के बीच में आएगा। इधर आपका जो डबल बॉन्ड आएगा वो आएगा C5 और C6 के बीच में। तो डबल रिंग, सिंगल रिंग, डबल बॉन्ड C4 C5, उधर डबल बॉन्ड C5 और C6। जो शुगर के साथ बॉन्डिंग है वो अगर प्यूरीन है तो N आपकी 9 के साथ आती है, और इधर आपके पास जो आएगी दैट इज N1 के साथ आएगी। सॉरी, मैंने N7 लिखा है, दिस N9। ओके, सो N9 और N1। तो प्लीज कमिंग हियर बैक। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे, ये कार्बन और जो नाइट्रोजन बेस है, यानी दिस बॉन्ड इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड आता है दिस इज एस्टर बॉन्ड। यानी जो ये आप देख रहे हैं दिस इज योर एस्टर बॉन्ड, और ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये बॉन्ड दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो N9 बाय मिस्टेक मैंने N7 बोला था, तो इट्स N9, उधर N1। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से बन गया। अब किस किस तरह से, अगर मैं बात कर रही हूं डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की बात करती हूं, तो मैं 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनको मैं किस तरह से रेफर कर सकती हूं। तो 4 न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हो गए जी? आई कैन कॉल इट एज डीऑक्सी, एडिनोसिन, मोनोफॉस्फेट। ओके, और अगर मैं खाली डीऑक्सी एडिनोसिन करती हूं तो ये न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। दूसरा, इसको मैं कैसे लिख सकती हूं? आई कैन कॉल इट एज डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप की वजह से हम इसको एसिड कहेंगे। तो डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन monophosphate, and deoxy guanosine monophosphate. Deoxy guanosine monophosphate. So similarly, deoxy guanylic acid, deoxy thymidilic acid, and deoxy cytidilic acid. तो ये हमारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। आई हैव वन मोर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल रेफरेंस के लिए दे सकते हैं हम। अगर मुझे न्यूक्लियोसाइड लिखना हो, एक ही न्यूक्लियोसाइड लिख रहे हैं हम यहाँ पे, अगर मुझे न्यूक्लियोसाइड लिखना है, ऑफ कोर्स चलो ये लिखना है, तो मैं सिंपली लिखूंगी डीऑक्सी साइटिडीन, ये लिखूंगी अगर मुझे न्यूक्लियो लिखना है। ऐसे ही डीऑक्सी थायमिडीन, डीऑक्सी गुआनोसिन और डीऑक्सी आपका एडिनोसिन, ये इस तरह से न्यूक्लियोसाइड बन जाएंगे। और अगर मुझे आपके आरएनए के लिखने हैं, सो आरएनए के अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड्स लिखने हों तो कैसे लिखूंगी जी? राइबो, अब उसमें राइबोस शुगर है तो मुझे यहाँ पे डीऑक्सी वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली लिखूंगी एडिनोसिन
monophosphate, or I can write adenylate acid. Similarly, guanylic acid, cyclic acid, and fourth is the uridylic acid. ओके, तो ये हमारे 4 न्यूक्लियोटाइड्स बन गए और इसी तरह से आप न्यूक्लियोसाइड्स बना सकते हैं। मैंने एक रेफरल एग्जांपल आपको दे दी है। ओके जी, तो यहाँ पे ये जो हम इतना सारा सब्स्टिट्यूट प्यूरिन ये किस तरह से इसने जाकर डीएनए में जुड़ना है, तो हमें बेसिस बनाना है। तो डीएनए में वैसा बेस नहीं है, डीएनए में वैसा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है। तो डीएनए की यूनिटी हमने न्यूक्लियोटाइड की बात करी है, तो आई हैव मेंशन्ड कि भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक आपके पास शुगर है, एक आपके पास नाइट्रोजनस बेस है और एक आपके पास जो है वो फॉस्फेट ग्रुप है। अगर आप फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देते हो तो इट विल बिकम न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियेजेस जो एंजाइम्स होंगे वो बेसिकली आपको किसको तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे आपके न्यूक्लिक एसिड्स को, जैसे डीएनएज और आरएनएज। अगर न्यूक्लियोटाइडेजेस एंजाइम्स है तो न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करेंगे और वो न्यूक्लियोसाइड में चेंज कर देंगे। और अगर न्यूक्लियोसाइडेजेस हैं यानी वो फॉस्फेट रिमूव कर देगा, और अगर न्यूक्लियोसाइडेजेस हैं तो वो बेस और शुगर को अलग अलग कर देंगे। तो ये हमें डाइजेशन वगैरह में जब हम पढ़ते हैं तो यू विल गेट टू नो कि ये कैसे काम करते हैं और कौन सा बॉन्ड। बिना बॉन्ड देखिए हमें ये नहीं पता लगेगा भी किस तरह से वो तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज द कि जो डीएनए के अंदर ये जो बेसिस हैं ये किस तरह से अरेंजमेंट होते हैं और ये किस तरह से डीएनए के अंदर ये इनका अरेंजमेंट रहता है। तो सबसे पहले ये मैंने जो रेफर डायग्राम आपके लिए उठाया है, तो ये रेफर डायग्राम आपके लिए है कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ द डीएनए बेस पेयर्स। तो ये रेफरेंस किसके लिए है आपका, सो दिस इज बेसिकली ये जो डायग्राम है आपको, this diagram showing complementarity of base pairs of DNA। अब ये जो complementarity of base pair of DNA है ये कहां से आई है, बेसिकली दिस इज ये एक रूल है दैट इज कॉल्ड एज द चेरगेफ रूल। तो वो चेरगेफ्स रूल क्या है कि आपके उसने बेसिकली क्या फाइंड किया था कि जो एडेनिन का अमाउंट है डीएनए में वो थायमिन के बिल्कुल इक्वल रहता है और उधर से गुआनिन का अमाउंट साइटोसिन के इक्वल रहता है। अब ये पता कैसे लगा, दिस बेसिकली प्रूव्ड बाय कि ये ऐसा क्यों है, ये उसने जो कॉम्प्लीमेंटरिटी को जब स्टडी किया गया तो समझ आया कि जो बेसिकली अरेंजमेंट को स्टडी किया गया तो तब समझ आया कि कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस पेयर की किस तरह से है। वो क्या है कि जो आपके एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन आपस में पेयर करेगा। अब प्यूरिन और पिरामिडिन आपस में पेयर कैसे करते हैं, जो ए है यानी कि आपका एडेनिन, इट पेयर्स विद टी और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बनते हैं, और या फिर ए जो है इट विल पेयर विद यू अगर ये आरएनए है। उधर से जो जी है दैट पेयर्स विद सी और इसमें से 3 आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो ये ज्यादा एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो इट इज ऑलवेज 1 प्यूरिन एंड 1 पिरामिडिन और उधर भी 1 प्यूरिन एंड 1 पिरामिडिन। तो ए एडेनिन ऑलवेज पेयर विद टी यानी कि थायमिन एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विद द साइटोसिन। ये है जी कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ डीएनए। और ये कॉम्प्लीमेंटरिटी जो है ये बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी है। आगे जब हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे विल गेट टू नो कि इसका सिग्निफिकेंस ही बहुत ज्यादा है। ये ऑलमोस्ट डीएनए का जो आपका डायमीटर है या उसका वो है उसको बेसिकली कांस्टेंट रखने के लिए बहुत जरूरी है ये सब कुछ, अदरवाइज तो रेशियो ही गड़बड़ हो जाती आपकी। ओके, तो ये जो नेक्स्ट मेरा रेफर डायग्राम है, मैंने रेफर डायग्राम्स इसलिए लिए हैं क्योंकि दिस विल लेक्चर को कॉम्पैक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं कोई रेफर डायग्राम लेके आपको समझाती हूँ, इफ आई नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग तो वो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। सो जस्ट टू कंसाइज एंड मेकिंग द लेक्चर कॉम्पैक्ट आई एम हैविंग द हेल्प ऑफ द diagrams. Of course they are downloaded from the internet and a big thanks to them. तो acknowledge की भी मैं यहाँ से ले रही हूँ so as to make you understand. ओके जी, ये एक डायग्राम है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये बहुत ब्यूटीफुली आपको दिखा रहा है कि डीएनए की जो कॉम्प्लीमेंटरिटी मैंने आपको बताई है। और नाउ आई विल डिस्कस
द डायरेक्शनैलिटी ऑफ द डीएनए। ये जो डायरेक्शनैलिटी ऑफ डीएनए ये रेप्लिकेशन और बाकी प्रोसेसेस के लिए बहुत ही जरूरी है। सो डायरेक्शनैलिटी ऑफ डीएनए क्या है? एक्चुअली जो डीएनए है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए डबल हेलिक्स है। ये है जी वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। बेसिकली जो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है, इन्होंने जो ये निकाला अपना जो मॉडल जो डिवाइस किया है, मॉडल जो उन्होंने बेसिकली दिया है, वो मॉडल किसके किसकी वर्किंग पे ऊपर बेस्ड है, मतलब उस उन सबकी हेल्प लेके, उनका रेफरेंस लेके ये मॉडल तैयार किया गया जो वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। दैट वाज चारग्राफ रूल किया, देन फ्रैंकलिन, देन विलिकिंस, ये सबके जो इनकी फाइंडिंग्स थी उनके ऊपर ये मॉडल का फाइनल जो था वो डिवाइस किया गया। सो ऑफ कोर्स दैट वाज द वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए डबल हेलिकल मॉडल दिया, उसके हिसाब से जो डीएनए है वो इस तरह से एक डबल हेलिक्स की फॉर्म में है, और इस तरह से ये स्टेबलाइज कैसे है? विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में? बिटवीन द बेस पेयर्स के। यानी जो बेस पेयर है वो डीएनए का इंटीरियर बना रहे हैं। तो फिर ये कैसे है? तो यहां पे यानी कि जो अगर मैं इसका डीएनए का लैडर मॉडल देखूं, दिस इज कॉल्ड लैडर मॉडल। जो डीएनए की लैडर मॉडल है, यानी जो लैडर की ये मेन चीज है, ये उसका शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है। और जो ये लैडर के रंग्स हैं, यानी जो सीढ़ियों के बीच में जो रंग्स होते हैं, यानी ये स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं? ये स्टेप्स आपके जो बने हुए हैं वो बेस पेयर्स के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे ये जो है, दिस इज बेसिकली एच बॉन्ड जो बेस के बीच में है, और ये आपका शुगर फॉस्फेट। अब जो डीएनए की डायरेक्शनैलिटी क्या है कि जो डीएनए का एक एंड आपका 5 प्राइम 3 डायरेक्शन में रहता है, और दूसरा जो है 5 प्राइम 3 इस तरह से ऑपोजिट रहता है। सबसे पहले तो ये जुड़े कैसे हुए? जो डीएनए में अगर आप ये देखेंगे तो ये आपकी एक शुगर है। ये रेफरेंस अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं। अभी जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये मेरे पास एक शुगर है, इस शुगर में ये मेरा बेस है, और ये वाला जो है ये मेरा इस तरह से कार्बन नंबर 5 है। तो दिस इज माय कार्बन नंबर 5। इस कार्बन नंबर 5 के साथ मेरा कौन अटैच है? दिस इज माय फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड। ठीक है, तो ये आपका कार्बन 5 है जिससे कि ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है ना। तो ये आपका इस तरह से शुगर हो गया। ओके, तो ये आपकी दूसरी शुगर है। अब ये वाला जो फॉस्फेट है ये इसके ये ग्रुप के साथ जाकर बॉन्ड बनाता है, और ये पड़ा बेस और ये पड़ी ऑक्सीजन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला C3 है, तो यानी एक 5 के साथ और एक C3 के साथ जो एक फॉस्फेट है वो दो शुगर्स के साथ अटैच है, तो इसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 5' 3'। ऐसे ही अगला वाला C5 का फॉस्फेट, और ये जाएगा कौन सी शुगर के साथ? यानी कि 3 के साथ जाएगा। तो अगर हम इस तरह से चलते जाते हैं तो आप देखें एक शुगर लास्ट में जो होगी, वो जो लास्ट में शुगर होगी उसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा, और जो नीचे वाली शुगर होगी लास्ट इधर, तो उसका OH ग्रुप फ्री होगा। अब दूसरी साइड क्या चल रहा है? दूसरी साइड ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रही है, और ये आपका C प्राइम C1 हो गया, ये आपका इस तरह से ये शुगर हो गई। तो C1 C2 C3 C4, और ये पड़ा हमारा C5 का फॉस्फेट ग्रुप जो दूसरी शुगर के C3 के साथ अटैच हो चुका है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रैंड चल रहा है इस वाला, इधर में यहां OH फ्री हो जाएगा, इधर यहां फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनैलिटी ऑफ डीएनए। और
ये जो आपको इस तरह से जो चीज़ें दिख रही हैं डायरेक्शनलिटी में, ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। क्यों मैं बार बार इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे तो जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको 3' एंड पे OH ग्रुप चाहिए अपने नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के लिए। तो यानी आपकी एक्सटेंशन इज ऑलवेज फ्रॉम द 3' एंड। सो दैट इज वाई डीएनए की जो डायरेक्शनलिटी है उसके लिए इतना ज्यादा किया जाता है। और सेकेंडरली ये जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं इसके बीच का जो स्पेस है वो दोनों बेस पेयर्स ने इस तरह से बैलेंस कर लिया तो कि बॉन्डिंग से कि वो स्टेबलाइज हो रहा है और उसका जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रहा है और वो चेंज नहीं होगा। सो लेट वी हैव द रेफरेंस, जो ज्यादा क्लियर रेफरेंस है। ये देखिए डीएनए बीइंग अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, आप ये देखेंगे डीएनए किस तरह से ये जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। ओके, ये डीएनए आप देख पा रहे हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का ये हेलिकल मॉडल है और ये लेडर मॉडल है। तो लेडर मॉडल में आप ये देख पा रहे हैं कि जो बेसिस हैं वो लेडर रंग्स में एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, सो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है। और अगर हम इसका डिटेल देखेंगे तो ये देखिए जी, ये आपके पास बेस है, ये शुगर है और ये फॉस्फेट है, ये फिर आपके पास शुगर है और ये फिर आपके पास बेस है। इस तरह से जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है वो बाहर की तरफ आ रहा है और बेसिस आपके जो हैं वो इस तरह से अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो यू कैन सी दिस, ये आप देख पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डीएनए का एंटीरियर बेस से बना है और हाइड्रोजन बॉन्ड उसको स्टेबलाइज कर रहा है। डीएनए की जो एक्सटर्नल हिस्से हैं वो आसपास उसकी जो बैकबोन है वो बेसिकली शुगर फॉस्फेट में है। और यहाँ देखिए आप अगर ये एंड देखें तो ये एंड 5' फ्री है और इधर ये आपका OH फ्री है। तो ये पोलैरिटी होगी आपकी 5 to 3 और इधर अगर आप देखेंगे तो ये 5 है और इधर OH फ्री है 3 पे। तो ये पोलैरिटी आपकी इसके ऑपोजिट जा रही है। सो आई होप कि ये पार्ट आपको क्लियर हो गया हो। अब जरा डीएनए की बात कर लेते हैं। तो जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर की डिटेल देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि डीएनए आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए के का जो एक टर्न है 360 डिग्री का ऑलमोस्ट एक टर्न है, जिसके अंदर ये आप देख पा रहे हैं इसकी जो ग्रूव्स आते हैं, ये ग्रूव्स हैं इसके। दिस इज व्हाट यू कॉल एज मेजर ग्रूव एंड अदर इज कॉल्ड एज अ माइनर ग्रूव। और आप ये ले लीजिए कि एक से शुरू होकर ये जो हम पूरा आपका यहां से ले रहे हैं, ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये पूरा एक टर्न जो है दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ पिच ऑफ डीएनए विच इज अप्रोक्सीमेटली 34 एंगस्ट्रॉम। और इसके अंदर ऑलमोस्ट 10 या 10.4, कई बुक्स 10.5 भी कह रही हैं बेस पेयर है। सो एवरेज अगर हम 10 बेस पेयर लेके चल रहे हैं तो 10 बेस पेयर के हिसाब से एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस आता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का आ जाता है। सिंस आपका जो डीएनए का टर्न है पूरा, जो एक टर्न है वो 360 डिग्री का आ रहा है और उसमें आपके 10 बेस पेयर हैं, तो आपका जो मतलब एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की जो टर्न असेंड की रहती है वो 36 डिग्री की रह रही है। सो यहाँ पे अगर हम ये जो मैंने अभी आपका लिखा है, जो अगर लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके जी, आइए जरा यहाँ पे। तो जो अभी मैंने डिस्कस किया कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो आपकी काफी ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से एग्जिबिट करते हैं। दे न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर था, एक ऐसा था, उन्होंने स्पेस में मिलकर एक नई कॉन्फर्मेशन अरेंज कर ली है, नया एक अरेंजमेंट किया जिसको हमने कहा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो कहता है फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय डीएनए इज द फेमस वाटसन एंड क्लिक मॉडल। दिस मॉडल सेज डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स। तो डीएनए एक डबल हेलिक्स की तरह आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ओके जी, हमने यहाँ पे ये बात दिखाई कि इस तरह से हमारा जो डीएनए है वो आपका एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। सो लाइक दिस इट इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और ये अपनी एक्सिस में राइट हैंड की तरफ मूव करता है।
मतलब कि क्लॉकवाइज मूव करता है, तो इसको राइट हैंडेड हेलिक्स भी कहते हैं, यानी एक्सेस की तरफ जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसको लेफ्ट हैंडेड कहते हैं। एक्चुअली लेफ्ट हैंडेड डीएनए इज नॉट दैट वेरी कॉमन। जो मेजर कॉमन डीएनए हैं आपका, दैट इज बी फॉर्म ऑफ डीएनए। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ डीएनए, जिसमें से जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम बी है, ऐसे ए भी है, बी भी है, जेड भी है, बट दैट इज नॉट इन योर स्कोप, तो हम सिंपली बात करेंगे बी डीएनए। तो ये राइट हैंडेड हेलिक्स के ऊपर है, यानी अपनी एक्सेस से राइट हैंड मतलब राइट हैंड क्लॉकवाइज जो है वो हेलिकल टर्न्स हो रहे हैं। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर एंटी पैरेलल, that is run in opposite direction. The backbone is formed by sugar phosphate chain. The nitrogenous base are projected more or less perpendicular to this backbone but face inside. A and G of one strand compulsorily base pair with T and C, Chargaff's rule. On the other strand, so there are two hydrogen bonds between A and T and three hydrogen bonds between G and C. Each strand appears like a helical staircase. Each step of ascent is represented by a pair of bases. At each step of ascent, strand turn 36 degrees. One full turn of helical strand involves 10 steps or 10 base pair. Now attempt drawing a line diagram. The pitch of DNA is 34 angstrom. The rise per base pair would be 3.4 angstrom. तो एक से दूसरे का राइज आई मीन डिस्टेंस कितना आ गया, इतना आ गया। दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विद अबव मेंशन्ड सेलिएंट फीचर इज कॉल्ड बी डीएनए। सो हायर क्लासेस में आपको मोर देन डजन फॉर्म ऑफ डीएनए नेम्ड आफ्टर इंग्लिश अल्फाबेट्स विद यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स, जैसे मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि वी हैव अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द डीएनए आल्सो। सो ये जो हमने द मेजर फॉर्म जो हम बात करते हैं दैट इज बी डीएनए। इस बी डीएनए के अंदर ये क्या है, व्हाट आर द आई मीन फीचर्स ऑफ दिस फीचर्स क्या है। सबसे पहले डबल हेलिकल तो है ही है, राइट हैंडेड है ये, इसका जो पिच है वो 34 एंगस्ट्रॉम का है और अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर्स पर टर्न। अगर एक कंप्लीट टर्न आपका 34 का है, सो दैट मीन्स जो डिस्टेंस हो गया या राइज हो गया आप कह लो बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स, ये आपका आ गया 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, तो दिस इज अबाउट योर बी डीएनए। तो राइट हैंडेड हेलिक्स और ये बीच में इट इज स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द दिस। ओके, तो जो ग्रूव्स हैं डीएनए के अंदर, जो मेजर ग्रूव और आई कैन से द माइनर ग्रूव। तो जो मेजर ग्रूव है आपका इट इज अप्रोक्सीमेटली 22 एंगस्ट्रॉम का है और जो आपका माइनर ग्रूव है, ये बी डीएनए की बात ही हो रही है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली आपका जो है दिस इज 12 एंगस्ट्रॉम का। तो दोनों ग्रूव्स भी जो हैं आपस में सेम नहीं है, उनका जो वेरिएशन आता है। सो दैट वाज द बेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। और यही डीएनए जो है आप इसकी अपीयरेंस कहाँ है, जो डीएनए है इन यूकैरियोट्स मेजरली फाउंड in the न्यूक्लियस। पर आपको पता है कि हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, तो इसीलिए मैंने वर्ड मेजरली लिखा है। और जबकि आप प्रोकैरियोट्स में अगर देखेंगे तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है वो न्यूक्लियोइड में आपको मिलता है। तो डीएनए जो है वो इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर, अगर इंटरफेस न्यूक्लियस है तो उसके अंदर इन इंटरफेस न्यूक्लियस ये आपको जंबल्ड अप थ्रेड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। ये आपका क्रोमेटिन कहलाता है।
और जब हम बात करते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है आपकी एस फेज ऑफ सेल साइकिल, यानी कि इंटरफेज एक स्टेज होती है, उसके अंदर अगर फर्दर एस फेज है, यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस वीडियोस जिसके अंदर ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। डीएनए रेप्लिकेशन वहां होती है जो सेल साइकिल का है, उसके अंदर ये मेंशन्ड है। ओके, नाउ यही डीएनए कंडेंस जब होता है, यानी कि ड्यूरिंग माइटोटिक फेज डीएनए कंडेंसेशन हो जाती है, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन होकर ये बनती है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। कंडेंस डीएनए विद डिस्क्रीट एंटाइटीज और स्ट्रक्चर जब बन जाता है, कंडेंस डीएनए थ्रेड्स, तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी ये आपका एक डीएनए है। इस डीएनए को ऐसे 46 डीएनए हमारे केस में, तो ये आपका एक डीएनए हो गया। दिस इज कॉल्ड एज अ मोनोड डीएनए। जब ये डीएनए के स्ट्रैंड्स अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं इस तरह से, बट ये इकट्ठे ही रहते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ डायड डीएनए। डायड फॉर्म ऑफ, ये मोनोड क्रोमोसोम हो गया आपका, ये आपका डायड क्रोमोसोम हो गया। और जब ये मैक्सिमम कंडेंसेशन इसकी जब मेटाफेज में आती है, तो ये इतना कंडेंस हो जाता है डीएनए का थ्रेड, आपको ये इस तरह से डिस्क्रीट आर्म्स के अंदर दिखता है इस तरह से। देन दिस आर्म, ये जो आर्म आपको दिख रही है, मैं इसको ऐसे अलग कर रही हूं, देन वी कॉल इट एज क्रोमेटिड। और जिस जगह से ज्वाइनिंग होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोमियर। आपको इस तरह का ये आपका मेटाफिजिक क्रोमोसोम है। सो फॉर टुडे आई होप कि मैंने आपको डीएनए शुरू तो कर दिया, और उसमें जो सबसे पहले इंट्रो पार्ट है उसका वो मैंने डिस्कस किया कि डीएनए बेसिकली हेलिकल है, किस तरह से अरेंजमेंट है, बेस पेयर किस रूल से जुड़े होते हैं और कैसे जुड़े होते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या चीज़ होती है, फॉस्फोडाइस्टर क्यों कहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका 5, ये आपका 3, ये भी एस्टर बॉन्ड, ये भी एस्टर बॉन्ड, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके जी, और फिर हमने डिस्कस शुरुआत की थी उसके मोनोमेरिक यूनिट यानी न्यूक्लियोटाइड से। अगर फॉस्फेट हटा दीजिए तो दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसाइड। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, वन इज शुगर, अदर इज योर नाइट्रोजनस बेस पेयर्स में यानी हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस रिंग, और तीसरा आपका फॉस्फेट ग्रुप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डीएनए जिसमें हम रेप्लिकेशन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू डू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्टे सेफ, थैंक यू।